लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास। सर्किट में जोड़ेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, कॉइल को जोड़ेंगे जिसे इंडक्टर भी बोलते हैं, या कैपेसिटर को जोड़ेंगे और जोड़ करके देखेंगे कि इसमें करंट और वोल्टेज के साथ क्या चेंजिंग आता है। और चेंजिंग को पकड़ने के लिए तुमको फेज को समझना ज़रूरी है। और वो क्या होता है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट I = I नॉट साइन ओमेगा टी, इसे फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। इसको समझना होगा। वोल्टेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं I = I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या है? फेज है। तो जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है तुम्हारा फेज। फेज को समझना होगा। फेज क्या है? यहाँ पर फेज आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देगा और हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, इसमें फेजर डायग्राम बनाना पड़ता है। और एक तरह से आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो सिर्फ हम लोग रिलेशन देखेंगे वोल्टेज और करंट के बीच में। लेकिन कौन सा वोल्टेज? अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के बीच का रिलेशन को स्टडी करेंगे। और उस स्टडी करने में सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा उसका नाम है ओमेगा टी, जिसे हम लोग फेज कहते हैं। क्लियर है? तो एक एक करके इंस्ट्रूमेंट, सर्किट में हम इंस्ट्रूमेंट जोड़ेंगे। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे क्या कि करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन है। फिर हम रेजिस्टेंस को हटा करके कॉइल जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज में क्या चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से कैपेसिटर को भी जोड़ करके देखेंगे। और अंत में जो एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें RLC को देखेंगे, मतलब रेजिस्टेंस, कॉइल या इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों को जोड़ देंगे। और फिर भी वही चीज़ देखेंगे कि करंट और वोल्टेज के साथ क्या बदलाव हो रहा है, उसके बीच का रिलेशन को देखेंगे। लेकिन इस सभी चीज़ के बीच में पढ़ाने वाला जो टॉपिक होगा, क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या इसमें चेंजिंग हो रहा है, अगर उस चीज़ को रीड करना है तो हमको फेज से ही पता चलता है। ठीक है, हम फेज डिफरेंस निकाल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है AC सर्किट कॉन्टेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। हमारा AC सर्किट है, इसमें सिर्फ हम रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं अभी। और ये हमारा AC सोर्स, अगर यहाँ पे समझना है तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम ये सप्लाई जो है AC सर्किट, जो AC सप्लाई है वो वोल्टेज तुम्हारा ले करके चलते हैं E = E नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देख रहे हैं जैसे इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और हम लोग AC सप्लाई कर रहे हैं, AC EMF सप्लाई कर रहे हैं E = E नॉट साइन ओमेगा टी। इस पूरे टॉपिक को बनाने के लिए हमारे पास जो मेन पॉइंट है, सबसे पहले स्टार्ट हमको AC सप्लाई से करना है। ये EMF सप्लाई देना है, जो कि हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेटिंग EMF E = E नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपको देना है। ठीक है, E = E नॉट साइन ओमेगा टी। और सर्किट में जो सामान लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, सर्किट में जो सामान लगा हुआ है उससे हम लोग इसका करंट निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आप जान रहे हैं क्या होता है, I = I नॉट ओमेगा टी। मतलब I लाना है, I आपको फाइंड करना है, I इंस्टेंटेनियस करंट को फाइंड करना है, लेकिन सर्किट में जो सामान लगा हुआ है उससे फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी सर्किट में क्या लगा हुआ है, साफ दिख रहा है कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टर या रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस वर्ड आप सबसे पहले कहाँ जाने? क्लास 10 में, करंट चैप्टर में, क्लास 10 में क्या कौन टॉपिक आया था? ओम्स लॉ आया था। ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, यही था ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V = RI। ठीक है, सर्किट में जो लगा हुआ है उससे हमने ओम्स लॉ को लाया, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वहीं से आया है, उसका बर्थ तो वहीं से हुआ, उसका जन्म तो ओम्स लॉ से ही हुआ है। यहाँ का प्रोपोर्शनलिटी तोड़ा गया, अब वो नहीं पढ़ाएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। बस इस फॉर्मूले में ये जो वोल्टेज है उसको आप E लिखिएगा, रेजिस्टेंस R लिखिएगा और I को आपको फाइंड करना है। तो I को फाइंड करने के लिए E/R करते हैं। E आपका कितना दिया हुआ है? E आपका E नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है और यहाँ पर आपका R। ठीक है, ओम्स ही बताते हैं, जब भी टू RI आप जानते हैं,
अगर वोल्टेज का गुना वोल्टेज का भागा अगर रेजिस्टेंस के साथ करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, करंट मिलता है। क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो हमको क्या मिलने वाला है, आई नॉट मिलने वाला है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए इस तरीके से हम लोग सर्किट में जो सामान लगा हुआ था, रेजिस्टेंस लगा हुआ था, उससे हम लोगों ने करंट को फाइंड कर लिया। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इन दोनों के बीच का रिलेशन यही है, वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो E तुम्हारा क्या है, E ये तुम्हारा क्या है, बड़ा भाई बोल रहे हैं इसको, ये आपका बड़ा भाई है, और I तुम्हारा छोटा भाई है, छोटा भाई है। सर इसको बड़ा क्यों छोटा क्यों बनाया, इसका रीज़न है V इक्वल टू आर आई। वोल्टेज कैसे बनता है, मतलब पोटेंशियल कैसे बनता है, ये मल्टीप्लाई करके बनता है, मल्टीप्लाई करके बनता है। और करंट आपका कैसे बनता है, करंट आपका कैसे बनता है, V बाई आर, डिवाइड करके बनता है, डिवाइड करके बनता है। तो आप एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम पूछें, डिवाइड मल्टीप्लाई से ज़्यादा हो सकता है क्या, डिवाइड मल्टीप्लाई से ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए इसका नाम, इसका जो बनने का प्रोसेस को देखें, ये कैसे बना है, रेजिस्टेंस का गुना करंट के साथ, मतलब गुना करके बन रहा है, इसलिए इसका नाम हमने बड़ा भाई रखा है। और ये तुम्हारा आई कैसे बना है, भागा करके, इसलिए इसको भागा करके, मतलब गुना से तो ये छोटा ही होगा, इसलिए इसका नाम छोटा भाई रख दिया है, ठीक है। यही बड़ा भाई और छोटा भाई के बीच में जो रिलेशन निकालोगे, उसी को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। सर्किट सा बात को याद रखिएगा कि करंट हमेशा वोल्टेज से छोटा ही होता है, ठीक है। पर जो हमको निकालना था, जो हमको निकालना था वो तो आ चुका है। आई इक्वल टू क्या आ गया है, आई इक्वल टू आई नॉट, जो आपने लाया आई नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 से चला था। कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयरिंग करते हैं, तो हमको सबसे पहले बोले थे ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। तो हम फेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, फेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं, जिसे फाई डी से डिनोट कर रहे हैं। तो हमेशा बड़ा भाई बताने का मतलब क्या था, बड़ा भाई से छोटा भाई को घटाइएगा, बड़ा से छोटा को घटाना है। तो फेज किसका लेना है, सबसे पहले स्टार्टिंग ईएमएफ का लेना है, मतलब वोल्टेज का लेना है, और फिर छोटा भाई करंट का लेना है। तो फेज डिफरेंस तुम्हारा ओमेगा टी, इसका भी कितना आया, ओमेगा टी आया। तो फेज डिफरेंस आपका क्या निकला है, 0 निकला। क्या निकला है, 0 डिग्री निकला है। तो इससे हम लोग क्या सीखें कि जब रेजिस्टेंस लगा रहता है ना, तो उसके बीच का फेज कितना आया, फेज डिफरेंस कितना आया, 0 आया, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलते हैं, उनके बीच का एंगल साथ साथ होता है। जब वो 0 होते हैं, वोल्टेज 0 होता है, तो करंट भी 0 होता है। जब करंट मैक्सिमम होता है, तो उसी समय वोल्टेज भी मैक्सिमम होता है। अब इसी को हम लोग वेव डायग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वेव फॉर्म। तो ये आपका वेव फॉर्म है, जैसे ये लिए एक साइकिल का लिए हैं, तो ये आपका ई है, क्या है, ई है, बड़ा भाई है, ई है, ठीक है। कितना आया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी आया, क्लियर है। तो इसके बाद हम इसका जो हम लोग का फेज डिफरेंस आया है वो 0 आया है, और ये छोटा वाला भाई का बना रहे हैं, उससे छोटा ही बनाइएगा। डॉट वाला जो लाइन है वो करंट का है, ये किसका है, करंट का है। वो कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों सेम आया है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों 0 डिग्री पर ये दोनों 0, 90 डिग्री पर ये दोनों मैक्सिमम है। करंट भी मैक्सिमम आ रहा है, आई नॉट, वोल्टेज भी मैक्सिमम आ रहा है, आई नॉट। यहाँ पर फिर 180 पर दोनों 0, मतलब जब जब ये वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, जब जब वोल्टेज बढ़ रहा है तब तब करंट भी बढ़ रहा है, जब वो घट रहा है तो दोनों घट रहा है। तो सेम एंगल पर हो रहा है, और एंगल ओमेगा टी क्या है, एंगल ही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं
वेव फॉर्म से हम ये जो चीज़ निकाले हैं कि सर्किट में जब रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है तो करंट और वोल्टेज साथ ही साथ चलते हैं। लेकिन इसमें आप बोलिएगा कि ये डॉट छोटा क्यों है और ये बड़ा क्यों है, क्योंकि हमने आपको बताया कि वोल्टेज बनता कैसे है, गुना करके, और करंट कैसे बनता है, डिवाइड करके, तो वो हमेशा उससे छोटा ही होगा। अब इसी का हम लोग फेजर डायग्राम देखेंगे। फेजर डायग्राम हम लोग बनाएंगे, इसी चीज़ का फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो इसको फेजर डायग्राम क्या होता है, ये जैसे वेव फॉर्म है, इसी वेव फॉर्म को अगर हम लोग फेजर डायग्राम में बात कर रहे हैं तो हमको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है। किस में रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है। मतलब करंट और ईएमएफ को आप जब वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे को हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं। तो देखिए ये इस तरह का साइन ले लिए, ठीक है। पहले बड़ा भाई को देखिएगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ई नॉट मतलब E का फिगर है, E नॉट है, इसका मैक्सिमम वैल्यू को ही लेना है। E नॉट है मैक्सिमम वैल्यू, कितना डिग्री एंगल पर, ओमेगा टी। देखिए एरो को हम पॉजिटिव घुमा रहे हैं। जब भी एरो आपका पॉजिटिव मतलब एंगल आपका पॉजिटिव है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और जब भी एंगल आपका निगेटिव है तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो एरो दिए हैं क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है। कितना एंगल बना हुआ है, ओमेगा टी। उतना ही एंगल पर करंट भी है, उसी जगह आपका करंट भी है, लेकिन उससे छोटा बनाइएगा बाबू, ये छोटा भाई है आई नॉट, दोनों का सेम फेज है इसी को। और इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू खोजना है, इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू खोजना है तो यहाँ से आप जब प्रोजेक्शन डालते हैं तो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकलता है। क्या निकलता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये कितना निकलेगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये वाला क्या निकलेगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो Y पर प्रोजेक्शन करने से आपको क्या मिला, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिला, ठीक है। और इसी को वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वोल्टेज और करंट को, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम बोलते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। कॉइल को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, कॉइल को जोड़ेंगे। कॉइल भी बोलते हैं, इंडक्टर भी बोलते हैं, ये एसी सर्किट है। इसको फिर हमने क्या प्रोवाइड करवाया, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जो भी सामान लगा हुआ है, सामान क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, L लगा हुआ है, कॉइल भी बोल सकते हैं, कॉइल लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे हमको क्या बनाना है, फिर अगेन हम बोलेंगे हमको I चाहिए, लेकिन कैसे निकालना है, जो सामान लगा हुआ है। तो सर्किट में क्या लगा हुआ है, हमारा कॉइल। तो कॉइल के बारे में कुछ याद दिलाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये L आया था, कैसे आया था, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फाई इक्वल टू Li, E इक्वल टू फैराडेज सेकेंड लॉ क्या बोलता था, फैराडे का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी बोलता है। क्या बोलता है, डी फाई बाई डी टी। ई क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो E इक्वल टू डी बटे डी टी इक्वल टू एल आई। तो E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये क्या है, आपका वोल्टेज है, ईएमएफ है। तो ये इससे नहीं है, ये आपका पिछला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। अगर कॉइल लगा हुआ है तो उसका वोल्टेज, जैसे रेजिस्टेंस लगा हुआ था, रेजिस्टेंस लगा हुआ था तो उसका वोल्टेज V इक्वल टू आर आई से खोजे। अगर कॉइल लगा हुआ है तो उसका वोल्टेज हमेशा E इक्वल टू माइनस E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी से खोजिएगा। कैसे खोजिएगा, E इक्वल टू डी आई बाई डी टी से खोजिएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और इसके नेचर के बारे में भी जानिए। ये जो ईएमएफ बनता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जिसका नाम इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इसको सपोर्ट नहीं करता है, ये अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करता है। कौन बोले थे, लेंज बोले थे। लेंज क्या बोलते हैं, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है सर्किट में, जो फ्लक्स के चेंजिंग के वजह से, जहाँ तो तुम जान रहे हो कि करंट हमेशा चेंजिंग करेगा, इसके चलते फ्लक्स आएगा। फ्लक्स में जब भी चेंजिंग आएगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये होगा, और इससे बनने वाला करंट इसको अपोज करेगा।
इसके अप्लाइड करंट को अपोज करेगा। ये जितना भी टॉपिक बता रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, इसलिए बोला जाता है जो पिछला चैप्टर है वो अच्छा होगा तो आगे का चैप्टर आपका ठीक होगा। तो चलिए अगर ये आप तो इंड्यूस्ड ईएमएफ से बनने वाला जो करंट होगा ना, तो इस अप्लाइड करंट को अपोज करेगा। इस अप्लाइड करंट को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। इसका नेचर ही होता है अपोज करने वाला, अपोज करेगा। ठीक है, ठीक है। ये कौन बताए थे, लेंज बताए थे। तो अपोज करता है। तो यहां पर करंट इस हिसाब से पीछे नहीं रह जाएगा। जैसे यहाँ जो करंट बना है, कॉइल में जो करंट बन रहा है इंड्यूस करंट, वो अपने ही करंट को, अप्लाइड करंट को अपोज कर रहा है, पकड़ रहा है। तो इस चक्कर में क्या हो जाएगा, करंट स्लो हो जाएगा और वोल्टेज आगे की ओर निकल जाएगा। तो जब भी कॉइल सर्किट में लगा रहता है तो वहाँ लीड कौन करता है, वोल्टेज लीड करता है, मतलब ई लीड करता है और करंट तुम्हारा लैग कर जाता है, घट जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। रीज़न को इस बोले कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉइल लगा हुआ है और कॉइल में जो करंट बना है, जिसके वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ के चेंजिंग की वजह से जो करंट बना है ना, वो करंट अप्लाइड करंट को अपोज करेगा, अप्लाइड करंट को अपोज करेगा। और जब अप्लाइड करंट को अपोज करेगा उस सिचुएशन में वोल्टेज आगे हो जाएगा और करंट पीछे रह जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जो अभी हम बात बोले हैं उसको हम प्रूव करके भी दिखा सकते हैं और उसी का प्रूव करने जा रहे हैं। तो हमें क्या लाना है बाबू, जो सर्किट में लगा हुआ है सामान उससे। तो E = -E, माइनस लिखने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये इसको अपोज करता है। तो E = -E, तुम्हारा वैल्यू क्या है, E0 sin ωt। ये E कितना होता है वहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है, E = -L/di/dt = E0 sin ωt। माइनस माइनस कट गया है आपका, di/dt = E0/L = sin ωt। ठीक है, di = E0 sin ωt dt और यहाँ आपका L है। अब हमको I लाने के लिए di को कैसे हटाएं, इंटीग्रेशन करके हटा सकते हैं। क्या करके, इंटीग्रेशन करके। di का इंटीग्रेशन I हो गया बच्चा, E0 L तो बाहर निकल गया, sin ωt dt का इंटीग्रेशन। इसीलिए हम सबसे पहले इंटीग्रेशन आपको करवा चुके हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो I = E0 L, साइन का इंटीग्रेशन cos ωt, cos ωt माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में होगा, डिवाइडेड बाय ओमेगा, जो लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय ओमेगा। क्लियर है। तो I = आपका आ गया -E0 ωL cos ωt। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जब किसी को कंपेयर किया जाता है ना बच्चा, तो उसको उसी के अनुसार से दिखाना और रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे हम तो कंपेयर ये चैप्टर स्टार्टिंग करने से ही बोल दिए कि यहाँ पर खाली दो ही चीज़ का पढ़ाई है, वोल्टेज ईएमएफ और करंट के बीच का रिलेशन को देख रहे हैं। तो E जो हम लिखे हैं E = E0 sin ωt में, इसको भी आप लाने का कष्ट करें इसी फेस में, जैसे यहाँ पर जिस रूप में दिया गया है। तो थोड़ा सा लाने के लिए, जैसे यहाँ sin ωt है, यहाँ पर क्या है, cos ωt है। तो आपसे पूछ रहे हैं cos को sin बना सकते हैं क्या। 10 क्लास याद कीजिए, 10 क्लास में इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। 10 क्लास में बोला जाता है cos अगर 90 लिखा हुआ है, cos थीटा लिखा हुआ है, तो उसको sin 90 - थीटा भी तो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। cos थीटा को sin 90 - थीटा, इसको चेंज कीजिएगा तो cos ही थीटा ही, मतलब ये दोनों चीज़ तो सही लिखे हैं। तो बाबू यही चीज़ यहाँ पर भी कीजिए आप। I = -E0 ωL, ठीक है, और साइन हम लिख रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना है, 90 को π/2 लिख रहे हैं, -θ मतलब ωt लिख रहे हैं। इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो,
E इक्वल टू ई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्या? पाई बाई टू। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ये पहले आ गया, ये बाद में चला गया, माइनस टर्म प्लस हो गया। क्लियर है? अब हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे जिससे एग्ज़ाम में आपका आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहले यहाँ तक राइट डाउन करें। चलिए यहाँ तक में रिलेशन में देखना है। अगर हम बोलना चाहें, ये जो आपका रिलेशन आया है ई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, इसको मैक्सिमम करना है, मतलब किसको? आई को मैक्सिमम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 मानना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1। कितना मानना पड़ेगा? 1 मानना पड़ेगा। क्लियर है? तो आई मैक्स करने के लिए ई नॉट ओमेगा एल इंटू 1 यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू का मैक्सिमम वैल्यू 1 लिख रहे हैं, जिससे ये टर्म आपका मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 ही होता है ना। तो आई नॉट आपको मिल गया, क्या मिला? ई नॉट बाई ओमेगा एल। थोड़ा सा यहाँ रुकिएगा, यहाँ थोड़ा सा अपना दिमाग को शांत करके देखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा? एक नया टर्म का एंट्री हो रहा है यहाँ पर। हम लोग ओम्स लॉ से पढ़ के सीखे हैं कि V इक्वल टू आर आई। रेजिस्टेंस बनने के लिए कोई चीज़ के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज भागा आई। अगर वोल्टेज को I से भागा करते हैं तो कौन सा टर्म बनता है बच्चा? रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज हमारा क्या है? ई नॉट है, देख रहे हैं। करंट हमारा क्या है? I है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ई नॉट बाई का क्या आ रहा है? ओमेगा एल। तो ये कुछ भी है, जो भी है वो क्या है? रेजिस्टेंस ही है, वो एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। ये कौन सिखाएं? ओम्स के अनुसार से ही, जूनियर सेक्शन से हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाई आई। वोल्टेज डिवाइडेड बाई आई। वोल्टेज यहाँ पर क्या है हमारा? ई नॉट है। करंट हमारा क्या है? आई नॉट है। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको क्या मिल रहा है? ई नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट इक्वल टू ओमेगा एल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ओमेगा। तो ओमेगा एल क्या है? ओमेगा एल बच्चा एक तरह का रेजिस्टेंसी है, एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। और इस स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय XL। ये नया टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्या है? ये रेजिस्टेंस ही है। किसका रेजिस्टेंस है? कॉइल का रेजिस्टेंस है। कितना होता है? ओमेगा एल होता है। और ओमेगा के लिए हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हुए हैं। ओमेगा क्या होता है? उसका 2 फॉर्मूला जो आपको भूलने के लिए बोले थे नहीं, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला होता है ओमेगा का। क्लियर है? क्लियर है? तो XL इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? 2 पाई फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो डिटेल में करके बताते हैं। जैसे XL इक्वल टू ओमेगा एल फार्मूला है, तो ओमेगा को 2 पाई बाई टी इंटू एल भी लिखा जा सकता है, और दूसरा 2 पाई फ्रीक्वेंसी एल भी लिख सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सीखना है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सेल किस पर डिपेंड कर रहा है? 2 पर? नहीं, 2 कुछ नहीं कर सकता, वो कांस्टेंट वैल्यू है। पाई इज ऑल्सो ए कांस्टेंट वैल्यू। एल पर वो भी कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ इसको ऑपरेट करने वाला सिर्फ एक ही है जो बदल सकता है, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। और उसके साथ इसका कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये रिलेशन है, ठीक है, समझ रहे हैं? इसको भूलना नहीं है, यही एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक किया है राइट डाउन कीजिए यहां तक। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, कंपेयर भी करना है, फेजर डायग्राम बनाना है। तो I इक्वल टू, इस पार्ट को अब हम क्या लिख सकते हैं, I नॉट लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, I नॉट लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हुआ। ये आपका इक्वेशन 1 है, कंपेयरिंग 1 एंड 2 इक्वेशन। 1 और 2 को कंपेयर करके समझो कि क्या रिलेशन है, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, ये बताओ। और ये चीज़ बताने के लिए तुमको क्या यूज़ करना चाहिए, फेज डिफरेंस। तो चलो फेज डिफरेंस करके हम लोग देखते हैं कि कौन जीत रहा है इस बार, बड़ा भाई जीत रहा है या छोटा भाई जीत रहा है। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको बड़ा भाई माइनस छोटा भाई आई, तो डी फेज डिफरेंस, बड़ा भाई का एंगल कितना है भाई, ओमेगा टी है, छोटा भाई का एंगल कितना है, इस बार देख लो ये है ओमेगा टी ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। फेज डिफरेंस क्या निकला, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हुआ, ये कट गया और फेज डिफरेंस आपका पाई बाई 2 निकला। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस में निकला है। फेज डिफरेंस कैसा निकला है, प्लस में निकला है। प्लस में कभी भी फेज डिफरेंस अगर प्लस में निकलता है, प्लस में निकलता है तो आपका ई लीड करता है, ई लीड करता है और आई लैग करता है, ठीक है। अगर यही माइनस में होगा तो उलट जाएगा, आई लीड कर जाएगा और ये आपका वोल्टेज लैग कर जाएगा, याद रखिएगा। प्लस बना है क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो आप वेव फॉर्म बनाना है हम लोगों को, वेव फॉर्म। चलिए वेव फॉर्म बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इस तरह से ये आपका E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, ठीक है। वेव फॉर्म कैसे बनाना है, ये आपका कितना है 0 डिग्री है, ये आपका कितना है 90 डिग्री है, ये कितना है 180 डिग्री है, ये कितना है 270 है और ये कितना है 360 है, जिसे 2 पाई 3 पाई बाई 2 पाई और यहाँ पर पाई बाई 2 ये सब लिख सकते हैं और यहाँ 0, ठीक है, क्लियर है। ये वेव फॉर्म बना रहे हैं, बुक में इसका भी मिलेगा वेव फॉर्म। करंट कैसे आया है, करंट क्या है, करंट क्या है, लैग किया है, कितना से लैग किया है पाई बाई 2। तो बाबू यहाँ 90, यहाँ 0 डिग्री है 90 डिग्री, तो यहाँ से देखो, यहाँ से इस पॉइंट से अब करंट बनेगा, ठीक है। तो इसका फिगर इस तरह से आगे की ओर जाएगा, ठीक है। तो इस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वेव फॉर्म आया जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि करंट लैग कर रहा है और ई लीड कर रहा है। इसी को हम लोग फेजर डायग्राम में कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से लाइन लीजिए, सबसे पहले स्टार्टिंग कीजिए ई नॉट से, जो कि कितना एंगल पर है, ओमेगा टी पर है, और ओमेगा टी से अगला वेक्टर जो बन रहा है प्लस पाई बाई 2, कितना प्लस पाई बाई 2, तो प्लस पाई बाई 2 आगे की ओर। और देखिए इससे छोटा छोटा है ना, ये छोटा भाई है, इसको छोटा ही रखिएगा, आई नॉट। एंगल कितना है इसके बीच में 90, इधर ही क्यों बढ़ाएं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, ऐसा। ये फिगर को हम लोग फेजर डायग्राम
बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ से अगर आप हिट कीजिएगा वाई एक्सिस पर आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगा, और इधर हिट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मिलेगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इधर आपको क्या मिलने वाला है, इस पॉइंट पर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्या मिलने वाला है, माइनस पाई बाई टू। देखिए माइनस आया है, पीछे घट गया है, लेग किया है, पहचान में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, ओके। यानी कैपेसिटर ओनली ये करते हैं। देखिए कैपेसिटर में क्या है कि ये आपका कैपेसिटर हो गया, ये अल्टरनेटिंग करंट हो गया। क्लियर है? कैपेसिटर, फिर हम वोल्टेज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी दे देंगे, और जो भी सामान लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ, उससे हमको करंट बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ था, याद दिलाते हैं। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इक्वल टू C भी। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो Q इक्वल टू C को V इक्वल टू तुम E मान लोगे। क्या मानोगे? E, यही अप्लाइड वोल्टेज है। तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? तो Q इक्वल टू C ई नॉट साइन ओमेगा टी। टारगेट क्या है? I बनाना है, E से चलना है, I बनाना है। तो इसको I कैसे बनाए? तो इस यहाँ I बनाने के लिए एक फॉर्मूला हमको याद आ रहा है, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे इस बार। तो हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, डी क्यू बाई डी टी सी ई नॉट डी बटे डी टी साइन ओमेगा टी। तो इंटीग्रेशन तो बताए थे, आशा करते हैं कि आपको डिफ्रेंशिएशन आता होगा। तो डी क्यू बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, आई लिख सकते हैं ई नॉट इंटू सी, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। साइन का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। क्लियर है? चलिए I इक्वल टू ई नॉट सी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड में भी लिख सकते हैं ओमेगा सी, डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऊपर ही चला जाएगा कॉस ओमेगा टी। देखो फिर इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए अगेन I इक्वल टू ई नॉट 1 बाई ओमेगा सी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म फिर बोल रहे हैं, दिमाग में रखोगे इस चीज़ को, और इसको लिख रहे हैं साइन पाई बाई टू या ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखने का रीज़न ये है कि देख भाई, कैपेसिटर जब सर्किट में यूज़ होता है ना तो करंट को लीड करता है। याद रखो, कैपेसिटर जब भी इंट्रोड्यूस्ड होता है ना तो करंट लीड होता है और वोल्टेज लैग करता है। जब कॉइल इंट्रोड्यूस होता है ना तो करंट को लैग करता है और वोल्टेज को लीड करता है। ये एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है। क्लियर है? तो कैपेसिटर, इसीलिए देखते हो फैन उनमें क्या करते हैं हम लोग, कैपेसिटर लगाते हैं तो किस लिए, स्पीड चलने लगता है। कैपेसिटर जब लगाते हैं, कंडेंसर लगाते हैं तो क्या होता है, वहाँ करंट ज़्यादा हो जाता है, करंट ज़्यादा होता है। जैसे फैन में अगर आपका स्लो चल रहा है तो आप बात करते हैं कि कंडेंसर खराब हो गया होगा, और न्यू कंडेंसर लगाने के बाद आपको करंट अधिक मिलने लगता है और आपका स्पीड चलता है। इसके पीछे और भी बहुत सारा लॉजिक है जिसमें जेड आपका कम होता है, इम्पीडेंस। अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि
अगर कैपेसिटर है तो आपका करंट लीड करेगा, इसलिए हम π/2 दे रहे हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन को मैक्सिमम करने के लिए हम साइन को मैक्सिमम कब कर सकते हैं, जब वो इक्वल टू 1। तो इसको I0 लिखने के लिए E0 1/ωc इंटू 1। ये पोर्शन 1 कैसे हो गया, हमको इसको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम मतलब I0। तो ये I0 का वैल्यू मिल गया बच्चा। ठीक है, I0 का वैल्यू मिल गया, इसको पुट कर सकते हैं। इसको जब पुट करेंगे तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, ये मेन इक्वेशन हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ चुका है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। लेकिन एग्जाम में मालूम है क्या पूछेगा, इसमें न्यू टर्म जो आया है वो पूछेगा। कंपेयरिंग बाद में करेंगे, पहले वो न्यू टर्म को समझ लेते हैं। जैसे न्यू टर्म क्या है, जैसे आपका I0 बनाने के लिए E0 1/ωc इंटू 1। तो यहाँ फिर करंट है, वोल्टेज है, और वोल्टेज को डिवाइड अगर करंट से करते हैं तो हमको क्या मिलता है, रेजिस्टेंस ही मिलता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ही मिलता है। ये चीज़ कैसे पता चला, फिर से देखो लो, V इक्वल टू RI होता है। R लेने के लिए हमको V/I करना पड़ता है। यहाँ पर हमारा V क्या है, E0 है, I क्या है, I0 है। तो यहाँ पर आपका आया क्या, और क्रॉस मल्टी 1/ωc क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आया। तो ये क्या है, एक तरह का फिर अगेन रेजिस्टेंस है, एक तरह का अगेन एक नया टर्म आ रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है। इट बिहेव लाइक ए रेजिस्टेंस। लेकिन ये रेजिस्टेंस किसका है, कैपेसिटर का है। तो कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1/ωc। इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इस नया वाला जो रेजिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं XC से, और इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/ωc। ठीक है, और इसको आप और डिटेल में लिख सकते हैं, ओमेगा को 2π फ्रीक्वेंसी c। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ अगर बनाने आ जाता है तो देखिए अगेन 2 कुछ नहीं करेगा, पाई कुछ नहीं करेगा, c कुछ नहीं करेगा। इसका मेन फैक्टर जो XC पर डिपेंड कर रहा है वो कौन सा है, जो मेन फैक्टर है XC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्या फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली, कैसा बनेगा, इनवर्सली ग्राफ बनेगा। ठीक है, इनवर्सली ग्राफ बनेगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक, ओके, फॉर्मूला ये है, याद रखोगे, ग्राफ मिस नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कंपेयरिंग में, और ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। तो नया 2 टर्म मिला है, इसे भूलिएगा नहीं। तो कंपेयरिंग करते हैं, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, एक ये इक्वेशन, और अंतिम में I ले आए थे, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। देखिए साफ पता चल रहा है इसका एंगल से कि लीड कर रहा है। क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अब कितना से लीड कर रहा है उसको निकालने के लिए फेज डिफरेंस करना पड़ेगा, और फेज के लिए क्या करते हैं, E माइनस करंट करते हैं। फेज डिफरेंस E कितना है तुम्हारा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस π/2, ओमेगा टी कट गया, फेज डिफरेंस कितना निकला, π/2। क्या निकला, π/2। उधर क्या निकला था, प्लस π/2। याद रखिए कैपेसिटर का फेज कितना होता है, माइनस π/2, इंडक्टर का प्लस π/2।
रेजिस्टेंस का 0, भूलना नहीं है। तो इसे साफ पता चल रहा है कौन लीड किया है। इस बार छोटा भाई जीता है, छोटा भाई जीत गया है। फिगर बनाने के लिए ये आपका E, अगेन E ओमेगा टी से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, ये बन गया। करंट कैसे बनाएंगे, तो देखो करंट बनाने, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है, ये 270 है, ये 360 है, इसे 2 पाई, 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 और 0, ठीक है। तो इस बार क्या हो रहा है, देख रहे हो माइनस है, माइनस, तो फेज पीछे से माइनस, तो यहाँ से ऐसे रखो, ये 90 है और इतना पीछे आओ, माइनस पाई बाई 2, करेंट यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, करंट स्टार्ट हो, ये हो गया तुम्हारा क्या, करंट आई, और ये तुम्हारा हो गया ई कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आई कितना है, आई कितना है बच्चा, आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई। अब इसका वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन, जिसे फेजर डायग्राम बोलते हैं, बस बहुत इजी है, इंक भी ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से यहाँ तक ई नॉट, अगेन ओमेगा टी, ई नॉट है बड़ा भाई का, और इससे इस बार ये आया है माइनस में जाइए, माइनस में जाइए, माइनस गए, इस क्वाड्रेंट में गए, कितना 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका फेजर। यहाँ पर अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगा, और यहाँ पर प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 मिलेगा। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं भूलिएगा, इसमें 2 चीज़ मत भूलिएगा, नहीं तो पूरा मेहनत बेकार है। इसमें 2 चीज़ नहीं भूलिएगा। जो नया टर्म आया है आज से, ये तो रेजिस्टेंस होता ही था, लेकिन एक कॉइल में भी रेजिस्टेंस होता है जिसका फार्मूला है ओमेगा एल, और कैपेसिटर में भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसका फार्मूला है एक्सी, और उसका फार्मूला हो गया 1/ओमेगा सी, ठीक है। इसको डिटेल में 2 पाई फ्रीक्वेंसी एल भी याद रखिएगा, इसको 2 पाई फ्रीक्वेंसी सी भी याद रखिएगा, याद रखिएगा। और एक नोट करके पॉइंट, ये लोग जानी दुश्मन हैं, एक्सएल और एक्सी अपोजिट नेचर का है, अपोजिट नेचर का है भाई, दुश्मन है ये लोग। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा, समझे। ये लोग कभी भी आपस में सपोर्ट नहीं करता है, विरोध करता है। इसके नेचर के बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। ये 3 तरह का रेजिस्टेंस, अब आप लोग जब इतना तरह का करंट पढ़ रहे हैं, इतना तरह का वोल्टेज पढ़ रहे हैं, तो 3 तरह का रेजिस्टेंस भी पढ़िए। तो 3 तरह का रेजिस्टेंस होता है, कॉइल का रेजिस्टेंस, ये सब। ओके, थैंक यू।